Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss Unit 14 from Focus on Comprehension. This lecture is equivalent to the 1 credit hour. So let's start. I hope your book is open in front of you. We are going to learn to summarize an argument. So in this unit, you will follow an argument, practice selecting information in answer to specific questions, and practice writing a summary. तो अभी सेमेस्टर 2 में ज़्यादातर हम समरी राइटिंग स्किल्स पर ही फोकस कर रहे हैं। पिछले 2 यूनिट्स में हमने डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन को कैसे आपने जो है सिलेक्ट करना है और उससे आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है और उसे आपने एनालाइज करना है। तो हर तरह का टेक्स्ट आप कोई भी पढ़ते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना और प्रोसेस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। So for reading, two extracts are given from the argument text. The first extract is about a phonograph जिसे हम आम ज़ुबान में gramophone भी कहते हैं. Phonograph basically it turned out to revolutionize the music industry. So the first paragraph is about the phonograph and the transformation in the musical experience. लोग जो थे जिस तरीके से म्यूज़िक सुनते थे और उनका जो म्यूज़िक सुनने का एक्सपीरियंस था फोनोग्राफ की वजह से बदल गया। पहले म्यूज़िक जो था वो लाइव परफॉर्मेंसेस में सुना जाता था और पब्लिक प्लेस में ग्रुप्स के साथ एक्सपीरियंस किया जाता था, लेकिन अब फोनोग्राफ यानी कि ग्रामोफोन की वजह से प्राइवेटली हम अपने घरों के अंदर ये म्यूज़िक लोग जो थे वो सुन सकते थे और बार बार उस म्यूज़िक को सुन सकते थे, जो कि लाइव परफॉर्मेंस में पॉसिबल नहीं था। In paragraph 2, personal experience with the personalized musical experience and music genre and preferences change. तो ज़्यादा जो म्यूज़िक जो था चूँकि घर के अंदर ही अवेलेबल था फोनोग्राफ की वजह से, इस वजह से जो म्यूज़िक को सुनने का एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो गया। म्यूज़िक को के जॉनरा को लेकर और उसको सुनने का जो भी जिसे कहते हैं प्रेफरेंसेस थी वो बदल गई, क्योंकि म्यूज़िक की जो थी वो टाइप भी चेंज होने लग गई। म्यूज़िक मुख्तलिफ तरीके का जो था वो आने लग गया जब आर्टिस्ट को पता लगा कि म्यूज़िक रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। उसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर अपनी पर्सनल चॉइसेस की वजह से म्यूज़िक से रिलेटेड जो प्रेफरेंसेस थी वो भी चेंज हो गई। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ज़्यादातर जो कॉमन प्रैक्टिस थी जो इस सेकंड पैराग्राफ के लाइन 19 में दिया हुआ है, in practice most people in the United States and Europe continue to buy popular music of the kind that few reformers considered uplifting and ignored what they call good music. So popular music जो था आम लोगों में जो म्यूज़िक ज़्यादा मशहूर था उसको अच्छा समझा जाने लगा, लेकिन ज़्यादातर जो रिफॉर्मर्स थे यानी कि म्यूज़िक के एक्सपर्ट्स थे वो पॉपुलर म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। तो और दूसरी बात ये कि रिकॉर्ड्स अवेलेबिलिटी की वजह से जो मैस डुप्लिकेशन थी म्यूज़िक की उसका बारे में ये अस्यूम किया जाने लगा कि लोगों में अपलिफ्टिंग का ये काम कर लेगा। इन पैराग्राफ 3 we see the difference in choices as a society. पहले यूरोप और यूएस जो था उसकी म्यूज़िक चॉइसेस एक दूसरे से मिलती जुलती थी, लेकिन फोनोग्राफ की वजह से जो था म्यूज़िक सोसाइटी म्यूज़िक चॉइसेस जो थी वो पूरी की पूरी सोसाइटी की बदल गई। जो यूरोप था वो अभी भी पुराने तर्ज अमल पर वो भी चल रहा था और अभी भी जो था वो म्यूज़िक के टेस्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो जो थे ओपन नहीं हुए थे, जबकि यूएस के अंदर जो था ये चीज़ टोटली डिफरेंट थी। यूएस के अंदर जो रिकॉर्ड कंपनीज थी उन्होंने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी सेटअप किए थे कॉलेजेस के अंदर जो कि स्कूल म्यूज़िक अप्रिसिएशन से रिलेटेड क्लासेस दिया करते थे और प्रोग्राम कोर्सेज देते थे कि म्यूज़िक को कैसे जज करना है, कैसे एनालाइज करना है और उसे कैसे अप्रिशिएट करना है। तो बेसिकली जो फोनोग्राफ था उसने अच्छे और बुरे म्यूज़िक हर तरह का उसने जो था ढूंढ लिया था
स्पेक्टेटर, यानी कि लोग हर तरह का म्यूज़िक पसंद करने लग गए थे। अच्छा म्यूज़िक एक्सपर्ट्स के हिसाब से, जो बुरा म्यूज़िक था लोग वो भी सुनते थे, और अच्छा म्यूज़िक था वो भी सुनते होते थे। देन ये जो रिकॉर्ड कंपनीज थे, दे यूज टू यूज़ फोनोग्राफ फॉर एडवर्टाइजिंग द म्यूज़िक। अब वो कैसे था कि रिकॉर्ड जब लाया जाता था तो उसके साथ ही जो न्यू कोई अगर म्यूज़िक कोई लॉन्च होता था तो वो साथ ही उसमें ऐड भी दे दिया जाता था, ताकि लोगों को पता चले कि अब क्या नया म्यूज़िक जो है वो मार्केट में आने वाला है, और लोगों के अंदर एक तजस्सुस भी पैदा किया जाए। So let's look at activity 4.1, following an 14.1, following an argument. Read the following statements and decide if each is true or false, or if the article does not contain enough information for you to decide. So इसमें से जो true and false है, इसमें से कुछ तो clearly दिया हुआ होगा information, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा statement true है और कौन सा false है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने infer करनी है। एंड अगेन इन्फर का टेक्निक हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्रेंस वो चीज़ जो नहीं की गई लेकिन इनडायरेक्टली लिखने वाले का मतलब हो सकता है, वो चीज़ आपने उसमें से अंडरस्टैंड कर लेनी है, अस्यूम करनी है। With recorded music, people could listen to music at home. So this is a true statement. ये बहुत clearly mention किया गया है इसके आर्टिकल के अंदर। More people listen to good music than popular music in Europe. तो ये false है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे, ये भी clearly यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि लोग जो थे वो पॉपुलर म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा जाते थे, और एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो हर दफ़ा गुड म्यूज़िक नहीं होता था। The advent of popular music resulted in a social uplift. ये भी clearly mention किया गया है passage में, so this is also true. Then record companies were only interested in promoting popular music. ऐसा कुछ कहा तो नहीं गया, लेकिन रिकॉर्ड कंपनीज जो थी वो ट्रेंड के हिसाब से चल रही थी, और जहाँ लोगों का ज़्यादा ट्रेंड जाता था तो वो उसके ऊपर से अस्यूम कर लेते थे कि लोग आइंदा आने वाला कौन सा म्यूज़िक पसंद कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। With the advent of recorded music, most people's musical taste worsened. तो ये एक लिहाज से जो है वो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि आप देखें कि रिफॉर्मर्स यानी कि म्यूज़िक जो एक्सपर्ट्स थे, वो पॉपुलर म्यूज़िक को जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे, और लोग ज़्यादातर पॉपुलर म्यूज़िक सुनते थे। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। Before recorded music, most Americans who lived outside big cities did not have the opportunity to listen to serious music. So, this is also a false statement. Activity 4.2 asks you to use the appropriate information to write a summary of the argument in the passage. Do not use more than 150 words. So by the end of the lecture related to Unit 15, इस lecture में नहीं लेकिन Unit 15 के lecture के end पर Unit 14 और Unit 15 की summary के notes दिए हुए होंगे, तो आप वहाँ से वो summary ले सकते हैं। Then activity 14.3, give the meaning of each of the following expressions as it is used in the passage. So passage के अंदर कोई word कैसे use किया गया है उसका meaning वैसे देना, ये आपके लिए ज़्यादा important है। Number 1 is transformed. Transform का मतलब change आना, so it means change, या फिर ज़्यादा अच्छा word आप use करना चाह रहे हैं तो metamorphoses. Number 2, unique. Unique is different, something that is not found quite commonly. And then number 3 is cheapened. Cheapened is decrease the value of something. Number 4, theoretically. Theoretically is ideologically or hypothetically. It means something that is not there in the practical sense, but it is there in the philosophical sense. Then number 5, mass duplication. So it means that something that is duplicated for that something that is duplicated in a really huge amount, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में कोई चीज़ डुप्लिकेट कर दी जाए। Social uplift means social progress. Then reform movement. Reform movement is basically the change movement or the rectification movement. And highbrow, highbrow means sophisticated.
Okay, so now we are going to discuss the passage 2. I hope this passage is open in front of you. Or again, I am going to discuss the paragraphs very briefly. People lie more on the phone than by email. So this is basically an article by Celeste Bieber. It is taken from the New Scientist Journal, and this was published on 14 February 2004. So paragraph 1 takes a very clear premise and clearly presented argument. बहुत क्लियरली यहाँ पर जो लिखने वाला है सेलेस्ट बिहेवियर, उसने बहुत क्लियरली अपना स्टांस दिया है, और वो क्या है कि communication technologies are far from equal when it comes to conveying the truth. The first study to compare honesty across a range of communications media has found that people are twice as likely to tell lies in phone conversations as they are in emails. तो उसने बहुत क्लियरली अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया, बहुत क्लियर स्टेटमेंट के साथ। पैराग्राफ 1 पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये आखिरकार है किस बारे में, कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, ट्रूथ के बारे में है कि वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ट्रूथ कितना इफ़ेक्टिवली जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है, और फिर लोगों के एटीट्यूड के बारे में कि वो फ़ोन कॉन्वर्सेशंस में झूठ ज़्यादा बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू द ईमेल्स. Paragraph 2 gives a very key fact, and that is emails automatically are recorded and can come back to haunt you. तो यहाँ पर उसने पहले जो उसने स्टांस लिया या आर्ग्यूमेंट दिया, तो उसने पैराग्राफ 2 में उससे रिलेटेड बहुत क्लियर एक फैक्ट दिया कि चूंकि ईमेल्स रिकॉर्डेड होती हैं, रिटन मीडियम होती हैं, इसीलिए इनको यूज़ किया जा सकता है लिखने वाले के अगेंस्ट. तो इस वजह से लोग ईमेल्स में कम झूठ बोलते हैं और फ़ोन पर ज़्यादा झूठ बोलते हैं. Paragraph 3 to 4 discusses what was the experiment and the analysis report of the experiment data. So Jeff Hancock, Cornell University, New York में जो है वो प्रोफेसर है. 30 स्टूडेंट्स को उसने कहा कि कम्युनिकेशंस डायरी मेंटेन करें, और जो भी कॉन्वर्सेशन उनकी फ़ोन पर या ईमेल पर हुई 10 मिनट से ज़्यादा, उसमें वो पूरा उसका रिकॉर्ड लिखें कि क्या बात हुई, और उसमें डायरी में ही कन्फेस करें कि उन्हें कहाँ कहाँ झूठ बोला. उसके बाद जब रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि 14% ईमेल्स जो हैं, 14% जो लोग हैं वो ईमेल्स पर झूठ बोलते थे, 21% इंस्टेंट मैसेजेस पर, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो थी वो फ़ोन कॉल्स की थी, जिस पर 37% लोगों ने कन्फेस किया कि उन्होंने झूठ बोला है. देन इन पैराग्राफ 5 to 6 उसके रिजल्ट्स दिए गए हैं, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और वो क्या थे कि ये कॉन्फ्रेंस में जो थे वो प्रेजेंट किए जाने थे. कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में, और उसके रिजल्ट्स जो थे इट सरप्राइज द साइकोलॉजिस्ट. कुछ ने एक्सपेक्ट ये किया था कि ईमेल पर शायद ज़्यादा झूठ बोला जाएगा, क्योंकि रीजनिंग दैट बिकॉज डिसेप्शन मेक्स पीपल अनकम्फर्टेबल. तो ईमेल से ज़रा आप डिटैच्ड होते हैं, जिससे झूठ बोल रहे होते हैं वो सामने नहीं बैठा होता, तो उनका ऐसा ख्याल था कि शायद ईमेल पर इसलिए झूठ बोला जाता है क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता. साइकोलॉजिस्ट के डिवाइडेड ओपिनियन है. दूसरे ग्रुप का मानना था कि फेस टू फेस एक्सचेंजेस में ज़्यादा झूठ बोलने का चांस होता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होती है. लेकिन हैनकॉक का ऐसा मानना था कि क्रूशल जो फैक्टर है इसके अंदर वो ये है कि कॉन्वर्सेशंस कई बार रिकॉर्ड की जाती हैं और उनको दोबारा से पढ़ा जा सकता है कि वो उसमें आखिरकार क्या कहा गया. So paragraph 7 to 8 gives a reason for the result. So people they lie more on the phone than on the email, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जो वो ईमेल पर लिख रहे हैं इट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट देम. रिटन मीडियम को उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का चांस होता है. पैराग्राफ 8 में राइटर सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी दे रहा है कि लोग जो हैं वो रियल टाइम में ज़्यादा झूठ बोलते हैं, यानी कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, इंस्टेंट मैसेज या फ़ोन कॉल, उसमें ज़्यादा झूठ बोलते हैं अगर उनके पास सोचने का टाइम हो. तो हैनकॉक के हिसाब से बहुत सारे जो झूठ हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, बिला सोचे समझे बोले जाते हैं. उसमें कई बार ज़्यादातर झूठ इसलिए भी बोले जाते हैं जब फियर ऑफ अनएक्सेप्टेंस हो, या फिर फियर हो कि अगले का रिएक्शन क्या होगा, तो उस वजह से भी झूठ जो है वो बोले जाते हैं. पैराग्राफ 9
discusses the impact of research on practical field. So हैनकॉक की उम्मीद करता है कि उसकी रिसर्च से कंपनीज को क्या फ़ायदा होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कैसे करना है, कंपनीज ये जो हैं वो सिखा सकेंगी। और क्योंकि फ़ोन से जो कॉल सेंटर्स हैं और कंपनीज हैं वो लोगों को अप्रोच करते हैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचने के लिए, जहाँ पर उनको इनक्रेज किया जाता है कि सच ज़रा घुमा फिरा के बोले या झूठ घुमा फिरा के बोले। पैराग्राफ 10 के अंदर 2 लाइन्स हैं जिसमें उसने briefly counter argument दिया है, but given his results, work appraisals where honesty is a priority might be best done using email. So राइटर का ऐसा मानना है कि ईमेल यूज़ करनी चाहिए, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है और सच बोलना जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनीज को सिखाना चाहिए। So activity 14.4, understanding the key ideas. Question number 1, what is the principal reason for people being more honest in email than on the phone? ये हम already discuss कर चुके हैं कि emails जो हैं वो automatically recorded होती हैं और ये delete नहीं हो सकती, and the written medium can be held against the people, तो इसीलिए लोग ज़्यादा email में honest होते हैं फ़ोन की बजाय। Then question number 2, in your own words explain how Hancock's research was carried out. तो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें कि हैनकॉक जो है उसकी रिसर्च किस तरीके से हुई थी। तो ये ब्रीफली यहाँ बता सकते हैं कि 30 स्टूडेंट्स थे जिन्हें डायरी रखने का कहा गया और उन लोगों का रिकॉर्ड जिनके साथ उन्होंने 10 मिनट से ज़्यादा टेलीफोन पर या ईमेल पर बात की और फिर उसमें कन्फेशन करना था कि कहाँ कहाँ उन्होंने झूठ बोला। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाई वर साइकोलॉजिस्ट सरप्राइज्ड बाय हैनकॉक्स फाइंडिंग्स। तो सरप्राइज वो इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ईमेल पर ज़्यादा झूठ बोला जाता है और क्योंकि वो ईमेल में इंसान एक दूसरे से डिटैच्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर पीपल मोर लाइकली टू lie in real time? People basically they are inclined to lie in real time because it becomes essential to respond and we are more trained in the face-to-face communication, इसीलिए वो उसमें जो है वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, फेस सेविंग के लिए भी झूठ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ माइट हैनकॉक्स रिसर्च बी यूज, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इट माइट बी हेल्पफुल टू द कंपनीज टू guide their employees to communicate effectively and the phone can be utilized for enhancing the company's sales. Activity 14.5, extending vocabulary. Give the meaning of each of the following expressions as it is used in this article. So context के हिसाब से meanings को understand करना बहुत ज़रूरी है। Conveying का मतलब किसी चीज़ को convey करना, relay करना, expand करना। Haunt it means something that is quite obsessive या फिर recurring. हॉन्टिंग बेसिकली, हॉन्ट का मतलब एक तो ये भी होता है किसी जगह पर रहना, उस जगह पर सुकूनत इख्तियार करना, या फिर हॉन्ट जो है इसका मतलब ये भी होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बार बार आए तो आपको तंग करती है, तो समथिंग दैट इज़ रिकरिंग and you obsess over it. Then whopping, it means extremely large, यानी कि हैरान कुन हद तक कोई चीज़ बड़ी हो। Deception is fraud या treachery. एंड डिटैचमेंट बेसिकली रिमोटनेस, जब आप एक चीज़ से बिल्कुल डिसकनेक्टेड सा फील करते हैं। रियल टाइम इज़ द एक्चुअल टाइम एंड hold to account, to hold something or someone responsible or answerable. Then stretch the truth, ambiguous truth यानी कि सच एक तो बोलना होता है और एक सच होता है कि जब आप क्लियर तरीके से सच ना बोलें, घुमा फिरा के बोलें, तो that is known as stretching the truth. So activity 14.6 आपको क्या कह रही है? Activity 14.6 आपको कह रही है
कि before you write a summary of a given text, identify the main point and then the supporting points. तो ये आपको दो चीज़ें कही जा रही हैं summary के लिए. And then in your own words explain Hancock's research on people and their lives, showing clearly how he carried out the research and what he found from this. Do not use more than 100 words in your summary. So इस lecture के बाद जो unit 15 है, जब उसका lecture upload होगा तो description box में unit 14 और unit 15 दोनों passages की जो है वो summary दी गई होगी, आप वहाँ से ले सकते हैं. One thing that I want to state very clearly here कि summaries जब आपको दी जाती हैं तो समरी राइटिंग का तरीका यही होता है कि 1/3 टोटल जो वर्ड लिमिट है उसका 1/3 समरी में लिखा जाता है. तो ये जो समरी के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे ये 150 वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें से आपने परेशान नहीं होना. इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर मोर दैन टू प्रिपेयर लेस. जब आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे तो उसमें से आप एक्सट्रैक्ट निकाल के रेलिवेंट चीज़ आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने थोड़ा सा तैयार किया होगा तो हो सकता है you might run out of material. So what I have learned, or what you as a student have learned, to plan the summary of a text, construct a series of logical statements, and you have learned to connect the statements or points to write a coherent summary. So I hope you have learned both these points from this unit. So that's it. We are done with unit 14. Inshallah, we'll continue from unit 15 very soon. Take care. Allah Hafiz.